दोस्तों नमस्कार। एक बार ये पूरा वीडियो आप देखना और इस वीडियो को देखो किस तरह से टेबल दिखाई गई है कि रैंक वाइज कि आपकी पेंशन की इस तरीके से बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर इस तरीके से पूरी पेंशन को गुणा किया जाए या उसकी बढ़ोतरी रखी जाए या अलग से उसके ऊपर कोई कमेटी या सरकार विचार करे तो वाकई में जो 30 लाख पूर्व सैनिक है उनको सम्मान के साथ में समानता मिल सकती है। और ये पूरा वीडियो देखना आप और इसके ऊपर कमेंट पक्का करके जाना, अपने कमेंट अपने विचार रखना, आप जो भी आपको अच्छी भाषा में या जो भी आपने तर्क वितर्क जो भी आपने करने हैं वो करके जाना। जय हिंद साथियों। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों कल हमने सिपाही तक हमने देखा, आज हम बात करेंगे नायक का। दोस्तों इससे पहले मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। आज ऐसे मैंने YouTube में एक मेजर जनरल का देखा जो 2019 में रिटायर हुआ। वो पहले जो 1 मिनट का जो उसका जो वीडियो है वार ओपी क्या है वो बता रहा था। वार ओपी की तात्पर्य ये है कि कम सर्विस करके हमारे लोग जो है सिपाही नायक हवलदार जो है 35 साल से 38 साल की उम्र में घर जाते हैं और फौज को यंग रखने के लिए इनके जगह पे और किसी को लेके आते हैं, मतलब नया रिक्रूट्स आते हैं। यहाँ तक उसने बताया, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब वार ओपी उनके लिए लागू होना चाहिए था, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ ये नहीं बताया। ये 2019 का रिटायर्ड मेजर जनरल है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। और एक साथ ही साथ ये बता रहा है कि मुझे वार ओपी 2 का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें मैं ऊपर के लेवल ले रहा था, लेकिन ब्रिगेडियर से कंपेयर करने से मेरा कम था, इसलिए जो है लोगों ने शिकायत करके ब्रिगेडियर से ज़्यादा लिया। तो मतलब अभी आपके समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। एमएसपी जो है ब्रिगेडियर तक है, उसके ऊपर नहीं है। एमएसपी की वजह से ब्रिगेडियर तक जो है ज़्यादा लेना स्टार्ट किया, तो उसका फ़ायदा पेंशन के बाद ऑफिसर्स यानी कि मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सबको मिल गया। आप ये पॉइंट हमेशा याद रखो क्योंकि ये पॉइंट बाद में मैं किसी और सब्जेक्ट में मैं लेके आऊँगा। दोस्तों अभी आते हैं नायक की जो पेंशन कितना होना चाहिए था 7वें पे कमीशन से। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन 1,25,000 रुपये जो फिक्सड है। 1,25,000 में जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक भी पैसा एमएसपी नहीं है, कोई एक्स ग्रुप वाई ग्रुप इजेड ग्रुप कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो है बेसिक पे डिवाइडेड बाई 2 यानी कि बेसिक पेंशन और कुछ नहीं। तो इसी का हम आधार मानते हुए इसी में से हम परसेंटेज निकालते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था सिपाही का 25%, जो हमने पहले 24% हमने बताया था, तो 2015 में लिख के दिया था, उसको एसीपी एमएसीपी के चक्कर में थोड़ा इवन लाने के लिए 25% अभी हम मांगेंगे। तो 25% सिपाही का हो गया, तो 27% एक नायक के लिए हम सुझाव देंगे गवर्नमेंट को। दोस्तों 27% के हिसाब से सबसे पहले 54%, ये 54% होना चाहिए शहीद परिवार की पेंशन्स और बैटल कैजुअलिटी पेंशनर्स। चलो बैटल कैजुअलिटी का हम अलग सब्जेक्ट भी बना सकते हैं,
ये 54% जो है हमारे शहीद परिवारों का पेंशन, 54%, चाहे वो मतलब 10 साल का नायक हो या 20 साल का नायक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नायक का मतलब नायक, एक्स वाई कुछ नहीं है। अगर 54% एक शहीद परिवार का है तो स्पेशल फैमिली पेंशनर, जो मतलब एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस और एग्रीवेटेड इन सर्विस, ये जो है इनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता है। और वो जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन का 60%, यानी कि 32.4% है। 32.4% ये जो है, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 54% अगर शहीद परिवार का है, तो शहीद परिवार का जो पेंशन है उसका 60%, ये बनता है 32.4%। इसके बाद जो है हम आते हैं नॉर्मल फैमिली पेंशनर। ये नॉर्मल फैमिली पेंशनर जो है स्पेशल फैमिली पेंशनर का आधा है, यानी कि 16.2%। फिर उसके बाद जिंदा पेंशनर, जो पेंशनर अभी जिंदा है उनके लिए जो है 27%। ये मतलब फार्मूला होना चाहिए। अगर इसके हिसाब से देंगे तो एक शहीद परिवार का पेंशन होगा 62,500 शहीद परिवार का, और एक स्पेशल फैमिली पेंशनर का होगा 40,500, और नॉर्मल फैमिली पेंशनर को मिलेगा 22,250, और अपने लिविंग पेंशनर के लिए मिलेगा 33,750। इसके अलावा डीएनएस रिलीफ अलग। दोस्तों, हमारे एक दोस्त है, ये मतलब पीएमआर वालों के साथ बड़ा गलत हुआ है। दोस्तों, अभी इसमें कोई पीएमआर नहीं है, इस परसेंटेज में कोई पीएमआर नहीं है। जिस रैंक से वो आउट हुआ है उसी रैंक का जितने भी परसेंटेज है उसको मिलना चाहिए, विदाउट एमएससीपी, विदाउट एसीपी। जिस उसको पीएमआर करके नहीं बुलाएंगे। अगर नायक रैंक में वो मतलब बाहर निकला तो नायक रैंक का मिलना चाहिए। इसमें कोई प्रीमेच्योर, कोई इनवैलिडेटेड आउट कुछ भी नहीं है। चाहे मतलब 3 साल नौकरी करके इनवैलिड हो गया, जो इनवैलिड पेंशनर है उसको भी यही फायदा मिलना चाहिए, कोई कम नहीं। ये आप कोई जितने भी नायक है, जितने भी पीएमआर केसेस है, आप कहीं भी जाओगे ये वीडियो याद रख लो। आप ये वीडियो याद रख के लोगों के साथ जब बात करते हो इसी के बारे में बात करो, और ये वीडियो इतना वायरल करो, फैमिली पेंशनर्स के बीच में जाना चाहिए, सारे नायक के बीच में जाना चाहिए, और सारे जो है फौजियों के बीच में जाना चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि लोग जो है ना, डिफेंस बजट बढ़ रहा है इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं। डिफेंस बजट किसके वजह से बढ़ रहा है, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था। डिफेंस बजट इसलिए ज़्यादा हो रहा कि डिफेंस सिविलियन की वजह से। अगर एक सिपाही और एक क्लास 4 दोनों एक ही टाइम में अगर भर्ती होते हैं, सिपाही बाहर निकलता 17-18 साल में, या 20 साल उसका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से निकल जाता है, 20 साल का साइन करके देता है, 20 साल में वो आउट हो जाते हैं। लेकिन जो सिविलियन है वो पूरा सर्विस करके निकलता है, तो दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है। सिविलियन का स्ट्रेंथ कम, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज खाने वाले वही है। आपको जो है मेरा कल वाला वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा।
मैं दोबारा वो वीडियो फिर डालूंगा उसी भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल उसके लिए, वो भी भूतपूर्व राज्यसभा मेंबर है। मैं सोच रहा था राज्यसभा एमपी है, लेकिन वो भी पता चला कि भूतपूर्व राज्यसभा एमपी है। ये लोग जो है ना बजट के बारे में बात करते हैं, ये बकवास करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। दोस्तों मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा बाद में कि और स्पष्ट रूप से बनाऊंगा। आज नायक का बनाया हमने पूरा, कल बनाऊंगा मैं एक हवलदार का कितना होना चाहिए। दोस्तों कभी भी आपका वार ओपी से गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, इतना याद रख लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।